दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री जनरल्स के पास हर सवाल का जवाब होता है, सिवाय एक के। वो क्या चीज है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर मंगोल एम्पायर तक और ब्रिटिश राज से लेकर मॉडर्न डे सुपर पावर्स तक सबको एक ही पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देती है? एक ऐसा मुल्क जिसने पिछले 600 सालों में अपनी सरहद का 1 इंच भी किसी को छीनने नहीं दिया। आज हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात नहीं करेंगे, आज हम ड्रोन्स या टैंक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान के पास एक ऐसा खुफिया हथियार है जो ना किसी रडार पर आता है और ना ही किसी फैक्ट्री में बनता है। ये वो हथियार है जिसने पेंटागन के वॉर गेम्स को कई बार फेल किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ पहाड़ है या कुछ ऐसा जो ईरान के अंदर दबे इन 2 रेगिस्तानों में छुपा है जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता? इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो फाइनल गार्ड बताऊंगा जो अगर एक्टिवेट हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी महज 24 घंटों में कोलैप्स कर सकती है। मगर उससे पहले समझिए इस मौत के पिंजरे को जिसे लोग ज्योग्राफी कहते हैं। ईरान की ज्योग्राफी को समझना दरअसल एक कुदरती किले की दीवारों को नापना है। अगर आप नक्शे पर गौर करें तो ईरान एक बुलंद मुर्तफा यानी ईरानियन प्लेटो पर वाक़े है, जो चारों तरफ से बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। मगरिब की जानिब जाग्रोस के पहाड़ एक ऐसी दीवार खड़ी करते हैं जो इराक की सरहद से शुरू होकर खलीजे फारिस तक जाती है। ये पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, बल्कि इनके दरमियान मौजूद तंग दर्रे और दुश्वार गुजार रास्ते किसी भी जदीद फौज की नकलो हरकत को मफलूज कर देते हैं। मिलिट्री साइंस का ये मुसल्लमा उसूल है कि पहाड़ी इलाके में दिफा करने वाली फौज को हमला आवर फौज पर 10 गुना बरतरी हासिल होती है। तारीख शाहिद है कि सल्तनत उस्मानिया से लेकर सद्दाम हुसैन तक जिसने भी इन पहाड़ों को उबूर करने की कोशिश की, वो अपनी आधी से ज्यादा ताकत इन चोटियों पर ही गंवा बैठा। शुमाल की जानिब नजर दौड़ाएं तो अलबुर्ज का पहाड़ी सिलसिला एक और नाकाबिले उबूर रुकावट बनकर खड़ा है। यहाँ की बुलंद तरीन चोटी कोहे दमावंद है, जो न सिर्फ ईरान का कौमी निशान है बल्कि एक कुदरती वॉच टावर भी है, जहां से पूरे कैस्पियन रीजन पर नजर रखी जा सकती है। ये पहाड़ ईरान के शुमाली हिस्सों को वस्ती एशिया और रूस के असरो रसूख से महफूज रखते हैं। लेकिन ईरान की असल ताकत सिर्फ इन पहाड़ों में नहीं, बल्कि इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ में है जो इन पहाड़ों के पीछे छुपी है। ईरान का कुल रकबा 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर से जायद है। इस वसी रकबे के ऐन दरमियान में 2 खौफनाक रेगिस्तान वाक़े हैं, दश्ते कबीर और दश्ते लूत। ये रेगिस्तान दुनिया के बंजर तरीन और गर्म तरीन इलाकों में शुमार होते हैं। दश्ते लूत में दर्जा हरारत 70 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचता है, जहां जिंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। अगर कोई दुश्मन पहाड़ों की पहली दिफाई लाइन तोड़ने में कामयाब हो भी जाए तो उसे इन तपते हुए सहराओं का सामना करना पड़ेगा, जहां सप्लाई लाइंस को बरकरार रखना किसी भी लॉजिस्टिक माहिर के लिए एक नामुमकिन चैलेंज बन जाता है। यहाँ की रेत दुश्मन के टैंकों को निगल लेती है और यहाँ की तपिश सिपाहियों के हौसले पस्त कर देती है। अब बात करते हैं ईरान की समंदरी ताकत और आबनाए हुर्मुज की। ये वो मकाम है जहां ईरान पूरी दुनिया की गर्दन दबोच सकता है। खलीज फारस का शुमाली हिस्सा मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज की चौड़ाई इतनी कम है कि यहां से गुजरने वाले हर बहरी जहाज पर ईरान की साहिली मिसाइल बैटरियां हर वक्त नजर रखती हैं। दुनिया की मईशत का 5% और तेल की कुल तिजारत का 20% इसी एक तंग रास्ते पर मुनहसर है। ईरान का दिफाई नजरिया यहां एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर मबनी है। इनके पास शायद अमेरिका जैसे बड़े तैयारा बरदार जहाज न हो, लेकिन इनके पास सैकड़ों ऐसी तेज रफ्तार छोटी कश्तियां हैं जो स्वॉर्मिंग अटैक यानी शहद की मक्खियों की तरह हमले करने की सलाहियत रखती हैं। एक साथ सैकड़ों खुदकुश कश्तियां और मिसाइल जब किसी बेड़े पर हमला आवर होंगे तो दुनिया का जदीद तरीन रेडार सिस्टम भी इन्हें रोकने में नाकाम हो जाएगा। ईरान की नाकाबिले तस्खीर होने की एक और बड़ी वजह इसकी मल्टी एथनिक अवाम है। अगरचे यहाँ फारसी, कुर्द, बलोच, अरब और तुर्कमन बसते हैं, लेकिन जब बात मुल्की दिफा की आती है तो ये सब एक आहनी दीवार बन जाते हैं। 1980 की दहाई में जब ईरान इराक जंग छिड़ी तो दुनिया का ख्याल था कि नया इस्लामी इनकलाब अभी कमजोर है और ईरान चंद हफ्तों में टूट जाएगा। लेकिन 8 साल तक जारी रहने वाली इस तवील जंग ने साबित किया
کہ ایرانی عوام اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے آخری قطرہ خون تک بہا سکتے ہیں۔ ایران نے اپنے دفاع کے لیے ایک ایسی پراکسی نیٹ ورک تیار کر رکھی ہے جو تہران سے شروع ہو کر بغداد، دمشق، بیروت اور سنا تک پھیلی ہوئی ہے۔ یعنی ایران پر ہونے والا ایک حملہ پورے مشرق وسطی میں آگ لگا سکتا ہے۔ آخر میں وہ فائنل گارڈ جس کا تذکرہ شروع میں کیا گیا تھا، وہ دراصل ایران کا ریڈیکل ریزسٹنس کا نظریہ ہے۔ ایران نے اپنی پوری معیشت اور ملٹری انفراسٹرکچر کو زمین کے سینکڑوں فٹ نیچے میزائل شہروں میں منتقل کر رکھا ہے۔ ان زیر زمین ٹھکانوں کو دنیا کا کوئی بھی بنکر بسٹر بام تباہ نہیں کر سکتا۔ ایران کی اصل طاقت اس کے میزائلوں میں نہیں، بلکہ اس جیوگرافی اور عوام کے اس گٹھ جوڑ میں ہے جو کسی بھی حملہ آور کے لیے ایران کی فتح کو ایک خودکش مشن بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 600 سالوں سے ایران کی سرحدیں اپنی جگہ قائم ہیں، کیونکہ یہاں دشمن داخل تو ہو سکتا ہے مگر وہ یہاں سے کبھی فاتح بن کر نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک ایسی قیمت ہے جسے ادا کرنے کی ہمت آج تک کسی سپر پاور میں پیدا نہیں ہوئی۔